नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में ठीक है, आप देख सकते हैं यूनिट 4 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की, जिसका नाम क्या है, सेंट्रल फोर्स। तो इसमें कई टॉपिक आपके है ना पुराने पढ़े हुए हैं, तो इसलिए समझने में इसे बहुत आसानी होगी। ठीक है जी, जैसे कि यही शब्द जो है आप इससे परिचित हैं, सेंट्रल फोर्स क्या होता है। ठीक है जी, क्योंकि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में न्यूटोनियन मैकेनिक्स की 3rd यूनिट में सेंट्रल फोर्स मैंने पढ़ाया था। लेकिन चलो अब थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। तो हेडिंग क्या है, आप यही डालो, सेंट्रल फोर्स। हिंदी में कहते हैं केंद्रीय बल। ठीक है जी, केंद्रीय बल। क्लियर है। तो डेफिनेशन आपको याद हो या ना हो, लेकिन इसका भाव जरूर याद होगा। क्या था भाई, एक ऐसा फोर्स, ठीक है, जो किसी फिक्स्ड पॉइंट की ओर होता है या उससे बाहर की ओर होता है। ठीक है ना, याद आया कुछ? ऐसा फोर्स क्या कहलाता है, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन भी इसी आधार पे। ए फोर्स है ना, हुज डायरेक्शन, जिसकी जो डायरेक्शन है, इज किसकी तरफ, या तो एक फिक्स पॉइंट की तरफ, इज टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट, या तो फिक्स्ड पॉइंट की तरफ या फिक्स्ड पॉइंट से बाहर की तरफ। तो या तो टुवर्ड्स है ना, या अवे। क्लियर है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है जी, ऐसा फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन कैसी होती है, या तो टुवर्ड्स यानी की ओर, और अवे या बाहर की ओर, किससे, एक फिक्स पॉइंट से। क्लियर है। और जो जिसका मैग्नीट्यूड एंड हुज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, उस बल का परिमाण। ठीक है जी, जिसका परिमाण डिपेंड करता है केवल डिस्टेंस पर। याद आ रहा होगा आपको, तो डिपेंड्स ओनली ऑन डिस्टेंस। और डिस्टेंस कौन सी भाई, किसी पार्टिकल पर लग रहा है ना फोर्स, तो उसी पार्टिकल की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल की डिस्टेंस कहाँ से, फिक्स्ड पॉइंट से, जहाँ से फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट। कौन सा फिक्स्ड पॉइंट, वही जिसका पहले जिक्र किया, दैट फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो एक ऐसा बल जिसकी दिशा किसी निश्चित बिंदु की ओर या उससे बाहर की ओर होती है, तथा जिसका परिमाण उस कण की निश्चित बिंदु से दूरी पर ही निर्भर करता है। ठीक है, क्या कहलाता है, केंद्रीय बल कहलाता है। क्लियर है। तो ए फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन मैंने बताया, या तो उस पॉइंट की, फिक्स्ड पॉइंट की ओर होगी या उससे बाहर की ओर होगी। ठीक है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है, परिमाण जो है, वो डिपेंड करेगा केवल डिस्टेंस पर। तो डिस्टेंस कौन सी, जिस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है उस पार्टिकल की उस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उस पर। क्लियर है। तो इसे ही आप क्या कहते हैं, इज नोन एज, इसे ही आप क्या कहते हो, सेंट्रल फोर्स। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसकी बार बार बात कर रहे हो, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ द फोर्स। एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज ठीक है, सेंटर ऑफ फोर्स। क्लियर है। ठीक, तो सेंट्रल फोर्स पूछा जाए तो भी डेफिनेशन दे दी, और सेंट्रल फोर्स के साथ साथ सेंटर ऑफ फोर्स भी बता दिया। ठीक है, तो आपके सिलेबस में हेडिंग लिखी थी डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो डेफिनेशन करा रहा हूँ आज के लेक्चर में, एग्जाम्पल सहित कराऊंगा इसे, और फिर अगले लेक्चर में उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, है ना, गुण विशेषताएं। ठीक है, समझ में आया। और देखो डायग्राम की मदद से देख लो, मान लो ये है कोई फिक्स पॉइंट है ना ओ,
और यहाँ P पॉइंट है, इस पर एक पार्टिकल रखा है ये रहा, ठीक है। तो फोर्स लगेगा या नहीं? इस पार्टिकल का या पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लो वेक्टर R है, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश आप जानते हो, ठीक है, क्लियर है। तो फोर्स जो है दो तरीके से हो सकता है, या तो अंदर को लग सकता है, अंदर को लगेगा तो ये जो सेंटर है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये अंदर की ओर है, माने फिक्स्ड पॉइंट की ओर है फोर्स, तो फिक्स्ड पॉइंट की ओर लग रहा है, सेंटर जो फोर्स का है वो उसे खींच रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। तो ये फोर्स का कौन सा रूप है, यानी फोर्स टुवर्ड्स, ये टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स अवे नहीं है, की ओर है, टुवर्ड्स किसकी तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर या टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट कह दो। ये फोर्स कौन सा है, जो फिक्स्ड पॉइंट की ओर है, क्लियर है। और मैंने बताया फिक्स्ड पॉइंट की ओर है तो कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि आकर्षण बल, क्लियर है जी। अट्रैक्शन फोर्स है, ये आकर्षण बल है। इसी का पॉजिटिव बना सकते हो, ठीक है। ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पर एक पार्टिकल है P पर, पोजीशन वेक्टर तो वेक्टर R ही मान लो, लेकिन जो फोर्स है इस बार वो मान लो इसमें माना था कि अंदर की ओर है, यानी सेंटर की ओर है या फिक्स्ड पॉइंट की ओर है, इसमें फिक्स्ड पॉइंट से बाहर की ओर मान लो, इस साइड लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा लैंग्वेज, यहाँ पे इसके सामने लिख देना, या डायग्राम के ये वाले नीचे लिख देना, चाहे सामने लिख देना, जगह हो तो फोर्स अंदर की ओर, टुवर्ड्स नहीं है, टुवर्ड्स अवे है, टुवर्ड्स अवे का मतलब बाहर की ओर, तो फोर्स टुवर्ड्स अवे, और किससे बाहर की ओर है, तो फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ए मत लगाओ, ए का मतलब होता है कोई फिक्स्ड पॉइंट, कोई नहीं, ये वाला है, तो फ्रॉम द क्यों लगाएंगे, जान पहचान है ना इससे, इसकी यही वाला फिक्स्ड पॉइंट है, तो फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और सच दैट करके बताओ, बाहर की ओर ये पॉइंट है फोर्स का, या फोर्स का सेंटर है, यानी यहाँ से फोर्स की उत्पत्ति हो रही है, फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पार्टिकल रखा है, ये फोर्स जो है इसे दूर भगा रहा है, तो कैसा है, रिपल्सन, तो सच दैट रिपल्सन, या फोर्स ऑफ रिपल्सन है, रिपल्सन फोर्स यानी कि प्रतिकर्षण बल, क्लियर है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, देन सेंट्रल फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स क्या होगा मैथमेटिकली, तो देन सेंट्रल फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये लैंग्वेज लिखो, है ना, देन सेंट्रल फोर्स कैन बी क्या आएगा, एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। इसका फॉर्मूला याद होगा आपको, तब भी लिखवाया था, वेक्टर एफ मान लो सेंट्रल फोर्स है, तो ये होता है, ठीक है, वेक्टर एफ बराबर है एफ आर इंटू आर कैप, और वेयर करके मैं बता दूं, एफ आर क्या है, एफ यानी फंक्शन, आर है उसके ब्रैकेट में, यानी डिस्टेंस का फंक्शन है, तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है जी। एफ आर क्या है, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस किसकी, तो डिस्टेंस इसी पार्टिकल की, तो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, और कहाँ से, फिक्स्ड पॉइंट से, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, क्लियर है। फिक्स्ड पॉइंट और पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस का फंक्शन होता है एफ आर, ठीक है। 1/r² हो, 1 है ना, कुछ भी हो, A to Z, आर के 1/r³ हो, यानी इस एफ फंक्शन जो है आर का फंक्शन रहेगा, ठीक है, यानी इसके एक्सप्रेशन में आर रहेगा, क्लियर है। और आर कैप क्या है, तो तुम जानते ही हो, यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश बोलते हैं जिसे, तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसका, ऑफ रेडियस वेक्टर, वेक्टर आर, यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर मान रखा है वेक्टर आर, उसका यूनिट वेक्टर है ये, आप जानते भी हो क्या, कि आर कैप बराबर होता है वेक्टर आर अपॉन आर, ठीक है। वेक्टर आर कोई वेक्टर है जिसे आप रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर कह रहे हो यहाँ पे,
और आर क्या है, आर उसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ठीक है। जब परिमाण मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वेक्टर नहीं लगता है, इस निशान को वेक्टर कहते हैं। सब याद है ना आपको, है ना। तो आर कैप बराबर क्या है, वेक्टर आर अपॉन आर। क्लियर है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये थोड़ी सी जगह बच रही है, आपको एक बात और बता दूँ तब ले लियो। देखो ध्यान देना जो ये है ना सेंट्रल फोर्स, ये फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो सेंट्रल फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ तो जानते ही होंगे, है ना, बेसिक चीज़ है बिल्कुल। यानी कहने का मतलब ऐसे है कि वेक्टर एफ को आप इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से लिखते हो तो इस तरीके से रहता है ये, ठीक है। क्लियर है। के क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, मैं लिख दूँ वेयर करके। के क्या है, कांस्टेंट। बताऊंगा के क्या होगा अलग अलग फोर्स में जब इसके एग्जांपल पढ़ेंगे। आर क्या है, तो आर तो तुम्हें पता ही है, आर उस पार्टिकल और पॉइंट के बीच के डिस्टेंस है जो मतलब सेंटर फिक्स्ड पॉइंट है। आर कैप क्या है बता ही दिया, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब, इनवर्स का मतलब अपोन में आना है ना, तो ये अपोन में आ रहा है ना, 1/r²। यानी यहाँ से आप ये कह सकते हो ना कि एफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए इन्वर्स वर्ड आ रहा है ना। स्क्वायर आ रहा है डिस्टेंस पे इसलिए स्क्वायर वर्ड आ रहा है। तो जब फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, जो फोर्स इस लॉ को फॉलो करता है इस वाले को, तो वही उसी बात को आप ऐसे कह सकते हो कि वो फोर्स किसे फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। क्लियर है। आपने देखा होगा न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ में भी ऐसा ही था, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। और कूलाम के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले लॉ में भी ऐसे ही था, याद करो। यानी गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल, वैद्युत स्थैतिक बल दोनों में, या स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं, दोनों के जो नियम थे, कूलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन वाला नियम ग्रेविटेशन वाला, दोनों में यही स्थिति थी। तो यानी वे दोनों फोर्स भी किसे करते हैं, मतलब किसका पालन करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ का। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ आप समझे, यदि फोर्स में ऐसा आ रहा है कि F प्रोपोर्शनल है 1/r², ठीक है, तो ये बात क्या है, इनवर्स का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है इसलिए स्क्वायर वर्ड आया, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स भी इस लॉ का पालन करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का। क्लियर है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। अब इसके एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। क्लियर है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल वही है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। तो एग्जाम्पल्स में पहला वही है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार देंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लिख लो क्या, पहले डायग्राम बना लो या उधर बना दो डायग्राम। देखो एक पार्टिकल ये बॉडी है जिसका मास है m1 और एक है m2। मान लो ये O पे रखा है, ये P पे रखा है, कैसे मान लेना। दोनों के बीच डिस्टेंस का जो वेक्टर है वेक्टर r है, जिसे आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और आपको पता है न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है, या न्यूटन की बात छोड़ो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो अट्रैक्शन का होता है, आकर्षण का होता है। तो फोर्स जो है मान लो m1 लगाएगा m2 पे, तो अंदर की ओर नहीं लगाएगा। यदि m2 की बात करेंगे, m1 पे जो m2 लगाएगा फोर्स, वो भी अंदर की ओर इस साइड हो जाएगा। लेकिन एक कोई दिखा लो, ठीक है। तो m1 जो फोर्स लगाएगा m2 पे, वो अंदर की ओर होगा। क्लियर है, यानी अट्रैक्शन फोर्स है, होता है ये। तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, भाई न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ है आप जानते हो, तो उससे आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना किस किस के बीच,
तो बिटवीन आप सही तरीके से लिखी हुए है ना, बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी हैं देख लो चाहे, जिनका क्या क्या लिखा जा रहा है, जिनका मास कितना है, जिनका मास है m1 और m2, तो टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2। बताओ कोई दिक्कत? और ये कितने डिस्टेंस पर रखी हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर, तो प्लेस्ड एट स्मॉल r डिस्टेंस अपार्ट, अपार्ट का मतलब एक दूसरे से। तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा, न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग लगेगा, और न्यूटन का लॉ कहता है F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो सबने पढ़ा है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ r कैप आ जाएगा, मैंने बता रखा है कई बार, r कैप यूनिट वेक्टर होता है जो केवल डायरेक्शन शो करता है ना, और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो उसकी मल्टीप्लाई करने से r कैप की कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है ना उसका। और यहाँ माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन का। तो मैं ये भी लिख दूँ, चलो, वेयर निगेटिव साइन, वेयर कह दो या हेयर कह दो, है ना, शोज दैट, क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि फोर्स जो है वो कैसा है, इज ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन है ना, फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन का है। क्लियर है? आर कैप क्या है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। m1 m2 क्या है ऊपर लिख ही दिया, आर क्या है लिख दिया है, और जी क्या है, जी के बारे में लिखना चाहो लिख लो वेयर करके, है ना। जी क्या है बताओ, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, अपने आप को ही उत्तर दो। जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो लिख देना वेयर जी बराबर, मतलब यही लिख देना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। वैल्यू भी लिख दो लिखना चाहो तो, ठीक। और हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को। हाँ देखो एक चीज करो, ये जो देखो वेयर, मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो जी m1 m2 है ना, इसे मैंने k मान लिया कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि मास भी नहीं बदलता, दोनों मास कांस्टेंट रहते हैं और जी तो कांस्टेंट है ही। तो f वेक्टर f बराबर क्या आएगा, माइनस का k अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। बताओ ये वाला क्या है, अभी तो लिखा था, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉर्म है उसकी, ये है ना, इसका मतलब है वही आ गया, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को इस रूप में लिखा जा सकता है इनवर्स स्क्वायर लॉ के, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को कौन फॉलो करता है, सेंट्रल फोर्स। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ये क्या है, दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना। और बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, फॉलो करता है, फॉलोज किसे, फॉलोज दिस लॉ, ठीक है। सो ठीक है, सो ये फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स हो जाएगा। सो दिस फोर्स है ना इज ए सेंट्रल फोर्स। भाई ये फोर्स सेंट्रल फोर्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कौन करता है, ये बात अभी मैंने बताई थी कि सेंट्रल फोर्स जो होता है ना वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और ये भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, वैसे तो कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं लेकिन 2 एग्जाम्पल पर्याप्त रहेंगे, ठीक है जी। दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल का जो करेक्शन है मैं वो इसी में कर देता हूँ क्योंकि इसी के सिमिलर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये भी हटा दो। और दूसरा जो एग्जाम्पल है ना वो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जिसे आप स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना दूसरा एग्जाम्पल।
और ये किसके अनुसार है, ये तो कूलाम के अनुसार है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू कूलाम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ ऑफ, बस कूलाम्स लॉ लिख दो, ऑफ कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ मासेस की जगह क्या आ जाएगा, चार्जेस आ जाते हैं कूलाम्स लॉ में, तो आपको पता है। मान लो यहाँ पर क्या है, प्लस Q1 चार्ज, और यहाँ पे क्या है, Q2 चार्ज। चार्जेस प्लस के लिए है मैंने, तो दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा, सेम चार्जेस के बीच रिपल्सन लगता है ना, पता है, पढ़ा है तो आपने थर्ड सेम में। तो फोर्स इस बार बाहर की ओर होगा, ये वाला जो है ना Q1 Q2 पर बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू कूलाम है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक है, बिटवीन टू चार्जेस कह दो, बस दो चार्जेस हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। प्लेस्ड एट स्मॉल आर डिस्टेंस अपार्ट, तो ठीक बात है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे रखे हैं वे भी। तो देन है ना, लिखना देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। यहाँ M1 M2 की जगह क्या आ जाएगा, बस आपको याद है ना, क्या याद है, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलाम के लॉ के अनुसार 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, और r कैप लगा, मतलब वेक्टर f निकालोगे तो r कैप लगाओगे। ठीक, इसकी वेक्टर फॉर्म तो वहाँ भी पढ़ी थी आपने, और यहाँ इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि रिपल्सन का है फोर्स। तो यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो, पॉजिटिव साइन जो है क्या शो करता है कि फोर्स किसका है, रिपल्सन का। ठीक है, और k की जगह आप देखो क्या मानोगे, ऐसा रूप लाना है तो k की जगह बस r छोड़ो, ये सारा k मान लो, तो k की जगह हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4πε0, और वहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस लाना है तो वहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। अब खुद देख लो, k की जगह यहाँ माइनस का ये रखो तो वही ना आ जाएगा ऊपर वाला, इसका मतलब ठीक मान लिया हमने, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा, यानी इसे भी आपने इस रूप में ढाल लिया। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी किसे फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलोज दिस लॉ। तो इस कारण से ये फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सेंट्रल फोर्स का। क्लियर है, एग्जाम्पल कई दिए जा सकते हैं लेकिन पर्याप्त है, दो एग्जाम्पल है ना, यदि आता है। ठीक है, शॉर्ट में आएगा या वेरी शॉर्ट में आएगा, है ना, डेफिनेशन लिखिए ना, प्रॉपर्टीज के साथ मिल जाएगा तो लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, तो पर्याप्त है इतना, प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में कराते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से तैयार कर लेना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।